हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ डीएसए यूनिट 1 हैशिंग। तो जो डीएसए का फर्स्ट यूनिट था उसके हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी देख लिए हैं। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैशिंग देखे, उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। इसके अंदर ना मतलब इस टॉपिक पर काफी दोनों पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए। एक्सटेंडेबल हैशिंग में का क्वेश्चन जो है दोनों पेपर्स में पूछा गया था। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपको ये रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज अच्छे से समझ जाएंगे तो आप वो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कलीजन एग्जैक्टली है क्या, जो आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि लास्ट दोनों वीडियोस में हमने कलीजन के बारे में बात की ही थी, पर इसमें आप इन डेप्थ देखेंगे। तो देखो, कलीजन कब होता है? कलीजन तब होता है जब एक की का जो इंडेक्स वैल्यू है ना सेम आता है। वो कैसे आएगा? ये देखो, जो हैश फंक्शन है वो यहाँ पर है की मॉड 5, और मेरी की क्या है? यहाँ पे की मेरी 10 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 10 मॉड 5 कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले 10 मॉड 5 करते ही जो आंसर आएगा मेरा वो 0 रहेगा। तो 0th इंडेक्स वैल्यू पे मैं 10 को रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा एक काम हो गया। अब मेरा सेकंड काम है 15 को रखना, तो मैं 15 मॉड 5 कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही 15 मॉड 5 करता हूँ तो आंसर आ रहा है मेरा 0, पर 0 तो ऑलरेडी है, 0 पे 10 ऑलरेडी हमने रख दिया। तो अब जो है ना, आपको कलीजन को रिजॉल्व करना है। अब ये दोनों में कलीजन हो गया, मतलब 10 ऑलरेडी वहां जाकर बैठा है, अब ये 15 भी वहां पर आना चाहता है, लेकिन 15 के लिए वहां जगह नहीं है। सो देयर्स बीन अ कलीजन। अब इसको कलीजन को हमको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के काफी अलग अलग टेक्निक्स है, वो सारे टेक्निक्स हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए मैं वही बताता हूँ आपको, कलीजन्स को एग्जैक्टली हैंडल कैसा करोगे आप। तो फिर ना उसके लिए मैं आपको लिख कर देता हूँ कौन से टेक्निक्स है। सो द कलीजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स, वो बेसिकली ना दो टाइप्स के होते हैं। I'll tell you what those two types are. जो पहला पार्ट है वो सबसे बेसिक वाला है, जिसको आप बोलते हो क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग का मतलब जितना आपका हैश टेबल है उसके उसके अंदर ही आप काम करते हो। जैसा मान लो ये 10 है ना, तो आप चेक करते हो अगला कौन सा स्लॉट खाली है। ये है ना, ये स्लॉट खाली, तो इसको आप 15 को यहां पर डाल दोगे, तो 10 के बाद 15 यहां पर आ गया। तो ये चीज जो है ये हो गई आपकी क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग का ना दूसरा भी एक नाम है, वो है ओपन एड्रेसिंग। अगर कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली वो सेम ही चीज पूछ रहे हैं। फिर इनको भी ना तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये तीन कौन से हैं? एक है लिनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में आप क्या करते हो? एक के बाद एक चीजें देखते जाते हो। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी वैसा ही करते हो आप, लेकिन थोड़ा सा अलग मेथड होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, अभी बस आप ये समझ लो कि एग्जैक्टली पार्ट्स कौन से। और फिर तीसरा जो है ना वो होता है डबल हैशिंग। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए क्लोज्ड हैशिंग के अंदर। अभी क्लोज्ड हैशिंग के तरह ही ना दूसरा जो है वो होता है ओपन हैशिंग। ओपन हैशिंग का दूसरा नाम है क्लोज्ड एड्रेसिंग, और इसी का दूसरा नाम एक है सेपरेट चेनिंग। तो ये तीन नाम ना आप याद रखो, एक ही चीज बताते हैं ये। तो दो पार्ट्स है कलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक की, एक क्लोज्ड हैशिंग और एक ओपन हैशिंग, और उनके अलग नाम भी है। एक ओपन एड्रेसिंग, इसको आप क्लोज्ड एड्रेसिंग या फिर सेपरेट चेनिंग भी बोल सकते हो। अगर मैं सेपरेट चेनिंग थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसमें कैसा होता है ना, अब ये 15 कलीजन हो गया 10 और 15 में, तो आप क्या करते हो? दूसरा नहीं ढूंढते कौन सा बकेट खाली है, आप क्या करते हो? वो 10 के आगे ही इसको लगा देते हो 15 को, एक लिंक लिस्ट बना के। मतलब ये 0 पे 10 भी आए और ये 10 के आगे 15 भी है, इसके अंदर ना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलता है। आगे इन डेप्थ में बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी जस्ट समझ लो थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते हैं हम ओपन एड्रेसिंग से, जो है क्लोज्ड हैशिंग। तो देखो, ये क्या है? ये एक मेथड है कलीजन्स को हैंडल करने के लिए। ओपन एड्रेसिंग के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होते हैं। जैसा मैंने इसमें बताया, देखिए 15 बाहर जा रहा है ना, ये चेनिंग में होता है, लेकिन इसके अंदर सारे हैश टेबल में ही होंगे, हैश टेबल के बाहर एक भी चीज नहीं जाती है। दूसरा क्या है? जो टेबल का साइज है, टेबल का साइज हम एम से डिनोट करते हैं, तो आपका जो एम है वो हमेशा या तो ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए एन के। अगर ऐसी केस नहीं है, अगर मान लो कि आपका जो टेबल का साइज है वो कम है और एलिमेंट ज्यादा है, तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, हैश टेबल ओवरफ्लो। तो वो ना हो इसलिए
ये केस आपकी होनी चाहिए। ये अप्रोच जो है इसको हम क्लोज्ड हैशिंग भी बोलते हैं, क्योंकि सारी चीजें हैश के अंदर ही होती है इसलिए। तो ओपन एड्रेसिंग के अंदर इंसर्ट अगर आपको करना है तो आप सिक्वेंशियली कुछ भी चीज इंसर्ट करते हो। सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं। इन तीन चीजों का मैंने सूडो कोड भी फर्स्ट वीडियो में बताया था। क्या करते हो आप, सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट करते हो, उस इंडेक्स वैल्यू पे सिक्वेंशियली जाते हैं। मान लो कि ये मेरा एक हैश टेबल है 3 4 5, ठीक है, ये मेरा हैश टेबल है, मुझे इंसर्ट करना है 3 पे। मैंने इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट की, मुझे 3 आंसर मिला, तो मैं 0 पे जाऊंगा, 1 पे, 2 पे, फिर 3 पे, और यहाँ पे जो भी मुझे डालना है वो मैं डाल दूंगा। सर्च करना है मुझे 74 सर्च करना है। सबसे पहले मैं इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट करूंगा, सिक्वेंशियली जाते हुए उसे सर्च करूंगा। फिर मुझे डिलीट करना है उस 74 को, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, जाता जाऊंगा, और फिर यहाँ जैसे ही मुझे वो की मिलती है मैं उसे डिलीट कर दूंगा। और डिलीशन की एक बात है कि ये जब आप डिलीट करते हो ना, तो ये एम्प्टी नहीं बनता, ये बल्कि यहाँ पर लिखकर आ जाता है डिलीटेड। तो जब बाद में अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो इंसर्शन वाली स्टेप भी प्रोबिंग से ही जाती है, और उसे दिखता है यहाँ पे डिलीटेड है तो वो यहाँ इंसर्ट कर देती है। तो ये तीन चीजें थोड़ा सा समझ लीजिए। डिफरेंट वेज ऑफ ओपन एड्रेसिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। स्टार्ट करते हैं हम लीनियर प्रोबिंग से। तो देखिए लीनियर प्रोबिंग जो है ना, ये भी एक कलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है हैशिंग में, जहां पे हैश टेबल में हम सिक्वेंशियली चीजें सर्च करते हैं। सिक्वेंशियली क्या सर्च करते हो आप, कि कोई स्लॉट खाली है क्या, कोई घर खाली है क्या। अगर घर खाली है तो जो अभी कलिजन हुआ हुआ नंबर है उसको हम उसमें डाल सकें। इफ द कैलकुलेटेड स्लॉट इज ऑक्यूपाइड, ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है तो आगे आगे आप जाकर चेक करते हो। फॉर्मूला जो है ना नेक्स्ट स्लॉट निकालने का, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, रीहैश की इज इक्वल टू हैश की प्लस 1, 1 मत लिखो, आई लिखो, और टेबल साइज। देखिए ये रीहैश का मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर हैश का होता तो क्या लिखता, हैश की मॉड टेबल साइज, लेकिन हैश की मॉड टेबल साइज कर दिया है मैंने, अब कलीजन हो गया, अब क्या करूं आगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोब करते हो, मतलब आगे जाकर चेक करते हो। देखिए 0 1 2 3, यहाँ पे ना कोई 11 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब मेरे को ना कोई 21 भी वहां पर डालना है, लेकिन 21 वहां नहीं जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो, इस फॉर्मूला का यूज करके प्रोब करते हो। प्लस आई का मतलब है प्लस 1, 1 से हमेशा स्टार्ट होता है। तो 1 आपका आंसर आया, 21 मॉड 10 मैंने किया, आंसर मेरा 1 आया। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रोबिंग के लिए 1 + 1 करता हूँ, तो 1 + 1 2, मान लो 2 पे भी कोई एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी 22, तो 1 + 1 करूंगा 2, नहीं यहां पर भी कोई एग्जिस्ट करता है, फिर मैं और एक स्टेप आगे जाऊंगा, 1 + 2 करूंगा मैं इस बार। 1 + 2 करने पे क्या आएगा, 3 आएगा, फिर हम 3 पे चेक करेंगे, हाँ यहाँ पर तो जगह है, फिर यहाँ पे हम उसे डाल सकते हैं। तो ये काम होता है लीनियर प्रोबिंग में। आई क्या है, प्रोब नंबर है जो 0 1 2 एक 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 बढ़ता जाता है, और गैप जो है ये दोनों प्रोब्स में का, दोनों क्या सारे प्रोब्स में का, वो हमेशा 1 पर ही फिक्स्ड होता है, एक 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 ही आप बढ़ाते हो। अगर स्लॉट ऑक्यूपाइड है तो सर्च फिर से नीचे से ऊपर चला जाता है। मान लो कि 21 मुझे यहां डालना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोई 31 है, फिर क्या होगा, 3 पे आप जाओगे, और फिर आगे तो खाली है, मतलब आगे कोई है ही नहीं, तो ये वापस ऊपर से शुरू होता है। तो वापस ऊपर से शुरू होने से 0 पे भी आप उसमें डाल सकते हो। फंक्शन जो है रिहैशिंग के लिए यूज किया जाने वाला वो वही है जो मैंने अभी बताया, रिहैश की इज इक्वल टू हैश की प्लस आई मॉड टेबल साइज। स्टेप्स की बात करूं तो ये देखो, वही मैं जो बोल रहा था वो नहीं लिखता, फिर से ऐसे लिख देता हूं, हैश की प्लस 1 मॉड ऑफ टेबल साइज, ऐसा आप लिखते हो। फिर ये चेक करते हो आप, फिर मान लो +1 करने के बाद भी कलीजन हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या करोगे आप, +1 का +2 करोगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हैश की +2 मॉड टेबल साइज। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो बस आप +2 का क्या करोगे, यहाँ पे +3 करोगे, फिर उसके बाद +4 करोगे, ऐसा एक 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 प्रोब से आप बढ़ाते जाओगे। तो ये इसमें है स्लाइड, ओके। तो अभी ना हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोबिंग का एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है। इस हैश टेबल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हम इंसर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे 50 इंसर्ट करना है, तो कैसा करोगे आप, हैश फंक्शन पता है,
हाँ बिल्कुल पता है, की मॉड 5 हमारा हैश फंक्शन है और की है 50। तो मैं क्या करूंगा, 50 मॉड 5 करूंगा यहाँ पे, इसका आंसर निकालना है। 50 मॉड 5 करने पर क्या क्या आंसर आएगा, आंसर 0 ही आएगा। अगर देखिए इसके टेबल में ये एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर आपका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। देखो 5 और 50, 5 10 जा 50, रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर ही हमारे लिए मेन है, यही चीज हमको चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर क्या आ रही है, 0। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 0 आ गया, यहाँ पे मैं डाल दूंगा उसे 50। क्यों 50 यहाँ डाला, क्योंकि आंसर 0 आ रहा था मेरा। अब 70 की बारी। तो देखिए 70 मॉड 5, ये क्या आएगा, ये भी 0 ही आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 70 आता है। सो 0 इसका आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे तो ऑलरेडी 50 है। अब आप क्या करोगे, अब आप लीनियर प्रोबिंग शुरू करोगे। लीनियर प्रोबिंग कैसा, अभी आपकी हैश की क्या है, आई हुई। एट दिस पॉइंट हमारी जो हैश की है वो है 0, क्योंकि 0 आया ना, तो फिर उसमें आप एक एक प्रोब करते जाओगे। क्या करोगे, सबसे पहले करोगे 0+1। तो 0+1 1 है, चेक करो खाली है क्या 1, हाँ खाली है, तो फिर यहाँ पे 70 डाल दो, हो गया आपका काम। अब आते हैं हम 76 के ऊपर। तो देखो 76 मॉड 5, 76 मॉड 5 जो है 1 आएगा। मैं सॉल्व भी करके बता देता हूँ। 14 या 15 5 75, सो -75 1, इसका आंसर 1 आएगा। देखो कैसा समझना है आपको, 5 के टेबल में 75 आता है, तो बस एक ज्यादा है ना, तो फिर वो एक जो है रिमाइंडर ही आएगा। तो ये एक पे है, इसका आंसर 1 आ चुका है, तो 1 पे चेक करो, नहीं 1 पे तो ऑलरेडी 70 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो गई। तो आप क्या करोगे अब इस केस में, इसमें भी दो केसेस होते हैं, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी मैं बस विदाउट रिप्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ, और एग्जाम में जनरली विदाउट रिप्लेसमेंट ही पूछा जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं की जाती। लेकिन अगर विथ रिप्लेसमेंट पूछा भी गया तो आपको करना क्या है मैं भी बता देता हूँ। देखो नाउ वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। बट इफ इट वॉज विथ रिप्लेसमेंट, तो इसका विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना 76, ये जो प्लेस खुद की डिजर्व करता है ना, वो प्लेस उसे मिलनी चाहिए। दूसरा कोई अगर उधर आकर बैठा है तो उसको आपको निकालना है वहां से। मतलब ये 76 का खुद का घर है, 70 को तो बस ऐसे दिया है ना क्योंकि उसको खुद का घर नहीं मिला। 70 का खुद का घर क्या है, वो तो 0 था। 70 मॉड 5 0 है, लेकिन 0 भरा रहने से हमने उसको कहां पर बिठा दिया, यहां पर। मतलब 70 की खुद की जगह है क्या, ये 1 नहीं है उसकी खुद की जगह, लेकिन 76 की खुद की जगह है क्या, हाँ। तो उस केस में क्या किया जाता है विथ रिप्लेसमेंट में, ये 70 को यहां से हटा दिया जाता है। तो आप ये 70 को यहां से हटा देते हो और 70 को और एक्चुअल जो जिसकी डिजर्विंग प्लेस है उसे वहां पर बिठाते हो 76 को। लेकिन अब 70 तो वहां से चला गया, तो अब आप चेक करते हो बाकी कोई खाली स्लॉट है क्या उसके आगे, हाँ यहाँ पर है ना, तो आप यहाँ पे 70 को रखोगे। सो आई होप आपको विथ रिप्लेसमेंट समझ आया होगा। मैं कैसा करता हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक बार विथ रिप्लेसमेंट भी फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सो जस्ट लीविंग इट असाइड, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे जो है हमने 76 डाला, क्योंकि 76 मॉड 5 1 आया था, 1 पे ऑलरेडी 70 था, तो हमने उसको आगे भेज दिया। अब आते हैं हम 85 के ऊपर। अब 85 मॉड 5 करोगे, 85 मॉड 5 करोगे तो 0 ही आंसर आने वाला है। कैसा 0 आंसर आने वाला है, क्योंकि 85 उसके टेबल में है 5 के। अब देखो स्टार्ट करो 0 से, कैसा प्रोबिंग करोगे, 0+1 करोगे, आंसर आ गया 1। 1 पे जाकर चेक करो, भरा हुआ है। फिर 1+1 कर, सॉरी 1+1 नहीं, 0+2 करोगे आप, 0+2 2 है, नहीं 2 भी भरा हुआ है। फिर 0+3 करोगे, 3 भी भरा हुआ, नहीं सॉरी 3 नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ पे आप आपकी जगह सेट कर दो 85 की। अब आ जाओ 93 के ऊपर। तो 93 मॉड 5 क्या होगा, 93 मॉड 5 जो है ना आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 90 उसके टेबल में आएगा 5 के, और फिर 3 ऊपर के बचे हुए, तो 3 यहाँ पे डाल दिया। अब 3 चेक करो, 3 पे तो ऑलरेडी है वो बैठा हुआ। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको आगे चेक करोगे। तो अभी उसकी प्लेस क्या है, एग्जैक्टली 3 है। प्रोबिंग करके 3+1, 3+1 पे जाके चेक करो, खाली है, तो यहाँ पे आप 93 को रख दोगे। तो इस तरीके से लीनियर प्रोबिंग के हेल्प से, लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के हेल्प से हमने जो है इसको सॉल्व किया। अब ना मैं आपको बताता हूं लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट कैसा करोगे आप इसको। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस इज विथ रिप्लेसमेंट। ओके, तो विथ रिप्लेसमेंट में आपको क्या करना है,
50, 70, 76, 85, 93 वही वैल्यूज है। 50 मॉडिफाई करो सबसे पहले, आ गया 0, 0 पे उसको रख दो 50 को। फिर 70 मॉडिफाई, ये आ गया 0। अब आपको लीनियर प्रोबिंग करना है। लीनियर प्रोबिंग मैंने बताया, इसके बाद देखो खाली स्लॉट कहां पर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसको रख दो। अब 76 की बारी आ गई, 76 मॉडिफाई, इसका आंसर आता है 1। 1 पे अब आप जाकर चेक करो, 1 पे जाकर आप चेक करोगे तो ऑलरेडी कोई बैठा है वहां पर जिसका खुद का घर नहीं है। वो ये 70 50 पर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ आ गया। यहाँ इसको हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से, और उसको ना दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा और प्रोबिंग करके। तो 70 को आप यहाँ भेजोगे, बट 76 की खुद की डिजर्विंग जगह है 1, वो यहाँ पे डिजर्व करता है रहना, वो 1 उसका खुद की प्लेस है, तो उसको आप 76 को यहाँ पे रखोगे। अब आगे जाओ 85 पे, अब करो 85 मॉडिफाई, वो भी 0 आता है। हाँ, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए 85 मॉडिफाई अब 0 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 50 बैठा हुआ है, लेकिन वो 50 की भी तो खुद की प्लेस है ना। 50 मॉडिफाई करने पे भी तो 0 आया था, तो ये देखिए 50 मॉडिफाई करने पे 0 आया, तो वो कोई प्रोबिंग से नहीं आया है, वो उसकी खुद की जगह है वो। और 85 मॉडिफाई भी 0 आया, तो इससे क्या होगा, अब आप इसको दूसरी जगह बिठा सकते हो। तो ये 85 कहां पर जाएगा, अभी जहां पे भी खाली स्लॉट होगा, 0 से आप ढूंढते जाओगे और खाली स्लॉट जहां पर मिलेगा वहां पे उसे 85 को फिक्स कर दोगे। अब 93 आपको चेक करना है, तो 93 मॉडिफाई करेंगे हम, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब आपको इसको 3 में फिट करना है, तो ये 3 है, लेकिन 3 पे तो ऑलरेडी कोई बैठा है, तो हटाओ उसको, क्योंकि उसकी खुद की जगह नहीं है वो, इसकी खुद की जगह तो 0 है। तो ये 85 को आप हटा दोगे यहाँ से, और 85 को दूसरी कोई जगह दोगे, और 93 की डिजर्विंग प्लेस उसे मिलेगी। तो विथ रिप्लेसमेंट में ऐसा आपकी जो है हैश टेबल में ऐसा डेटा हम स्टोर करेंगे। और विदाउट रिप्लेसमेंट में बहुत इजी है, क्या कौन डिजर्व करता कुछ नहीं देखना है आपको, जहां भी जगह खाली है उनको बिठाते जाना है बस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो बस एक बार रिपीट करके देख लीजिए। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो काफी इजीली इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, अनलाइक क्वाड्रेटिक एंड डबल हैशिंग जो भी हम आगे देखेंगे, ये बहुत इजी है। रिक्वायर्स नो एडिशनल मेमोरी आउटसाइड द हैश टेबल, सब कुछ जो भी है हैश टेबल के अंदर ही, बाहर कुछ भी नहीं। डिसएडवांटेजेस, तो ये देखो इसमें ना प्राइमरी क्लस्टरिंग होती है। प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब क्या है, देखिए प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब है कि 4 ऑलरेडी भरे हुए हैं, और कोई अगर मान लो कि यहाँ पे और एक स्लॉट है 5, ये ब्लैंक पड़ा है, तो आपको काम तो बार बार एक के बाद एक देखने का पड़ रहा है ना। 0 के बाद 1 देखोगे भरा हुआ है, 1 के बाद 2 देखोगे ये भी भरा हुआ है, 2 के बाद 3 ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, मतलब अननेसेसरी 5 बार आपको देखना पड़ रहा है क्या कौन भरा है नहीं है, जबकि ऑलरेडी वो भरे हुए आपको पता है। तो ये प्राइमरी क्लस्टरिंग है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ना ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में आप इसके बाद ये देखते हो, इसके बाद सीधा ये वाला देखते हो, फिर उसके बाद और नीचे जाकर देखते हो, तो उससे उसमें सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती है, उसमें इतना डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता। तो ये डिसएडवांटेज याद रखिए कि इसमें प्राइमरी क्लस्टरिंग होती है। और ना परफॉर्मेंस भी काफी कम हो जाता है जब टेबल भर जाता है। मान लो कि 100 बकेट्स है मेरे टेबल में, जिसमें कि 80 बकेट स्टार्टिंग के भरे हुए हैं, तो 80 बकेट्स में चेक करते जाना मतलब कितना परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा वो आप समझ सकते हो। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पे। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो है ना एग्जैक्टली लीनियर प्रोबिंग जैसा है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, देखिए उसमें हमने क्या कर रहे थे, उसमें हम कर रहे थे हैश की प्लस आई, ये है लीनियर प्रोबिंग। बस आई का मैं अगर आई स्क्वायर कर दूंगा तो बन गया क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, दूसरा कुछ नहीं है दोनों में डिफरेंस। लीनियर प्रोबिंग में कैसा था, प्रोब इंटरवल एक के बाद एक था, +1 कर रहे थे, फिर +2 कर रहे थे आप, फिर +3 कर रहे थे, तो डिफरेंस एक का ही था, एक के बाद एक। इसमें डिफरेंस काफी ज्यादा आता है, क्योंकि आप हैश की +1 का स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे, तो डायरेक्टली 1 से आप कितने पे जाओगे, 4th पे जाओगे, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 पे जाओगे। तो देखो ना कितना डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो एक के बाद एक देखने का काम बचता है वहां पर। तो वही है, जो प्रोब्स जो है ना दे आर प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर ऑफ द प्रोब नंबर। ये मेथड से क्लस्टरिंग आपकी रिड्यूस हो जाती है। की पॉइंट्स की बात करें तो एक है प्रोबिंग सीक्वेंस, ये मेथड यूज करता है क्वाड्रेटिक ऑफसेट्स को टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्लॉट। क्या है क्वाड्रेटिक ऑफसेट, दैट इज आई स्क्वायर। और लीनियर प्रोबिंग में क्या है ऑफसेट, ओनली आई। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम एज लीनियर प्रोबिंग। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी होती है, जहां पे आपकी अभी हैश वैल्यू पता चली है। हैश वैल्यू मुझे अगर 3 पे पता चली है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 3। लीनियर रहने दो या क्वाड्रेटिक रहने दो, इट्स द सेम। रीहैशिंग का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, तो वही आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको, रीहैश की इज इक्वल टू हैश
की प्लस आई स्क्वायर मॉड टेबल साइज, इस तरीके से। तो आई जो है यहाँ पर दैट इज द प्रोब नंबर 0 1 2 वगैरह, और टेबल साइज है हैश टेबल का साइज। प्रोबिंग स्टेप्स, तो देखो हैश एक्स मान लो हमारा स्लॉट इंडेक्स है जो भी हमको पता चला, तो अगर वो फुल है तो हम क्या करेंगे, हैश एक्स प्लस वन का स्क्वायर देखेंगे। अगर वो भी फुल है तो फिर आप क्या करोगे, हैश एक्स प्लस टू का स्क्वायर देखोगे। वो भी फुल अगर आपको दिखा, मतलब वो भी बकेट ऑक्यूपाइड है, तो आप और एक स्टेप आगे जाकर हैश एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर देखोगे। तो इस तरीके से जो है आप काम आगे आगे करते जाते हो इसमें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। तो चलिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के हेल्प से अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले के उसके पहले के पेपर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एफ आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर है ना, ये बस यही दिखाने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग आपको करना है। पेपर में या तो डायरेक्टली आपको बोलेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, या फिर इस तरीके से थोड़ा सा अतरंगी सा बता के दिखाया जाएगा कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ही है वो। अभी देखो साइज क्या है, 7 है, और हैश फंक्शन दिया हुआ है एक्स मॉड 7, और कलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी है आपकी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ये तीन एलिमेंट्स इंसर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या इंसर्ट करेंगे, 22 को, तो की मॉड 7, 22 मॉड 7 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, देखो 7 22, 7 3 21, 1 आपका रिमाइंडर आता है यहाँ पे। ओके, सो दिस वे वी फाउंड इट टू बी 1। तो अब 22 मॉड 7 है 1, तो फिर आपने 1 पे 22 को रख दोगे। फिर इसके बाद अगला देखो 30 मॉड 7, 30 मॉड 7 का आंसर 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, 7 30, 7 4 28, तो ये 2, तो ये रिमाइंडर जो है मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, फिर 2 पे मैं इसको डाल देता हूँ, सो दिस विल बी 30। अभी 50 की बारी है, 50 मॉड 7, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। जस्ट टू शो यू, 7 50, 7 7 49, रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, ठीक है। सो दिस वे वी हैव फाउंड इट, बट 1 पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना 22, तो अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग नाउ कम्स इनटू द पिक्चर। कैसा करोगे वो देखो, अभी तुम्हारी जो करंट पोजीशन है ना वो 1 है, क्योंकि 1 पता चला है, तो 1 से स्टार्ट करो और प्रोबिंग करना चालू करो। सो 1 प्लस 1 स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। प्रोबिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना है आपको। आई स्क्वायर है, मैंने 1 स्क्वायर लिया, 1 स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया आंसर 2। तो अब 2 पे जाके चेक करो कि 2 वाला स्लॉट खाली है क्या, 2 वाला स्लॉट है खाली, नहीं है, तो फिर से आपको प्रोबिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ, यहाँ से प्रोबिंग कैसा करोगे आप, 1 प्लस 2 स्क्वायर करोगे। 1 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 1 प्लस 2 स्क्वायर होगा 5, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब आप 5 पे जाके देखोगे कि 5 खाली है क्या, है 5 खाली, हाँ खाली है, तो आप ये 50 को यहाँ पर रख दोगे। इस तरीके से जो है हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की हेल्प से ये तीन एलिमेंट्स को यहाँ पर रख दिया। ओके, एडवांटेजेस की बात करें तो प्राइमरी क्लस्टरिंग इसमें नहीं होती है। प्राइमरी क्लस्टरिंग समझ जाए आपको, आई होप ये एग्जांपल से। प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब है कि इसके बाद हमने ये नहीं देखा, डायरेक्टली हमने जंप किया यहाँ से यहाँ पे। सो दिस इज नॉट प्राइमरी क्लस्टरिंग बट इट इज अ सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सो यू कैन टेल इट एज अ डिसएडवांटेज दैट इसमें सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती है, बट यू कैन टेल एन एडवांटेज कि इसमें प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होती है। इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है जब आपका मॉडरेट लोड फैक्टर है, मतलब अल्फा जो है आपका वो अगर मॉडरेट है तो फिर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और की डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। एक पूरा 50 एलिमेंट्स शुरू के भरे हुए, आगे के 50 खाली, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। इसमें सारे हैश टेबल में सही से डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा सेकेंडरी क्लस्टरिंग है, दैट्स अ डिसएडवांटेज। फिर रिक्वायर्स केयरफुल टेबल साइज, आपका टेबल साइज सही सा होना चाहिए, क्योंकि फिर हैश फंक्शन अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, आप कंप्यूट कर पाओगे। इंप्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह आ रहा है, लीनियर प्रोबिंग में स्क्वायर वगैरह नहीं आता था, तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। अब आते हैं डबल हैशिंग पे। डबल हैशिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें ना दो हैश फंक्शंस का आपको यूज करना होता है। क्वेश्चन के अंदर आपको दो हैश फंक्शंस दिए जाएंगे। अभी तक एक ही हैश फंक्शन दिया था, के मॉड 10, के मॉड 5। इसमें आपको दो दिए जाते हैं, के मॉड 5 और 1 प्लस के मॉड 7। ये दो हैश फंक्शंस का यूज करके आप सॉल्व करो, ऐसा कहा जाता है। तो इससे फायदा भी होता है आपको एक कि जो कलीजन्स है वो इजीली रिजॉल्व कर पाते हो आप। डायरेक्टली जो आप आंसर निकालोगे ना एक ही बारी में, वो स्लॉट आपको खाली मिल जाएगा। तो ये इसमें काफी अच्छी चीज है, लेकिन डिसएडवांटेज वही है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, फिर
कंप्यूटेशन भी काफी टफ जा रहा है, तो वो सब इसमें होगा। प्रोबिंग इंटरवल्स की अगर बात करें तो जो गैप है वो सेकेंडरी हैश फंक्शन से आपको पता चलता है। तो अभी अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो देखिए, जो इसका फंक्शन है, हैश फंक्शन जो है डबल हैशिंग का, वो सेम है जैसा लीनियर प्रोबिंग का था। इसको आप लिखोगे कैसे, देखो सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे, रिहैश की कॉमा आई लिख दो इसमें, इक्वल्स, तो वो वाला क्या था उसी को याद करो एज इट इज, हैश की प्लस आई, और फिर हम क्या कर रहे थे, मॉड टेबल साइज। इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज है और वो है डबल हैशिंग रहने की वजह से हैश की दूसरा वाला, तो वो क्या करोगे आप, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे दूसरे हैश की से, हैश 2 की, और फिर बस इसको हम मॉड कर देंगे टेबल साइज से। ओके, सो आई होप आपको समझ गया होगा। फंक्शन जो है एज इट इज सेम है, बस इतना वाला जो पार्ट है आगे का, ये जो पार्ट है इतना, ये बस एक्स्ट्रा है इसमें डबल हैशिंग के अंदर, क्योंकि आप हैश कर रहे हो 2 बार। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो आई जो है यहाँ पर वो क्या है, प्रोब नंबर है, जो एक एक आप बढ़ाते जाओगे, 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे। स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। सेकेंडरी हैश फंक्शन जो है ये हैश 2, ये ऐसा आपको चूज करना चाहिए कि ये 0 को इवेल्युएट नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर आप मॉड कैसा करोगे, 0 मॉड क्या करोगे। और अगर वो फंक्शन दिया नहीं गया है, देखो बेसिकली तो वो फंक्शन दे ही दिया जाएगा एग्जाम में, अगर डबल हैशिंग के बारे में पूछा है तो वो आपको हैश की भी देंगे, और सेकंड हैश की आपको क्या लेना है वो भी देंगे, हैश की नहीं, एक्चुअली हैश फंक्शन। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो उस केस में ना आप ये वाला यूज कर लो, हैश 2 की इज इक्वल टू आर माइनस की मॉड आर, जहां पर आर क्या है, एक प्राइम नंबर है जो छोटा होता है टेबल के साइज से। ये हैश फंक्शन आप यूज कर सकते हो अगर नहीं दिया है तो चलिए आप एग्जांपल इसका देखेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। प्रोबिंग के स्टेप्स की अगर बात करें तो मान लो कि अगर ये हमारा प्राइमरी हैश फंक्शन है, तो ऐसी केस आ जाएगी आपके पास जब ये फुल हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, ये डबल हैशिंग, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कब यूज करोगे आप, तब यूज करोगे जब कलीजन हो रहा है। कलीजन हो ही नहीं रहा है तो बस इतने पे ही आपका काम खत्म हो जाता है। स्लॉट में डाल दिया आपने, बट अगर स्लॉट भरा हुआ है तभी आपको नेक्स्ट चीज पे जाना है। तो नेक्स्ट कहां जाओगे आप, यहाँ पे हैश x प्लस 1 इंटू हैश 2x, ये सेकेंड हैश फंक्शन और ये फर्स्ट हैश फंक्शन। ये फर्स्ट हैश फंक्शन कैसा कंप्यूट करोगे आप, जो बेसिक आपका हैश फंक्शन होता है उससे, तो इसको जनरली तो वही कर देते हैं आप, x मॉड टेबल साइज। लेकिन अभी इसके लिए ना ये जो सेकेंड हैश फंक्शन है ये या तो आपको दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया गया है तो बस आप ये यूज कर लोगे, आर माइनस की मॉड आर। तो वो कैसा हो जाएगा, आर माइनस एक्स मॉड आर। ये हैश फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला, ये हैश फंक्शन के लिए ये सादा फॉर्मूला। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये देखो डबल हैशिंग है, मतलब +1 हुआ, +1 पे अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर +1 पे नहीं होता है तो बस आप क्या करोगे, इसको 2 करोगे, फिर उसको बाद में 3 करोगे, ऐसा बस आप चेंज करते जाओगे एक 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 आगे डबल हैशिंग में। तो चलिए अब एक्चुअल एग्जांपल देखकर हम डबल हैशिंग को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 कीज दिए गए हैं, ये 4 कीज हमें इंसर्ट करना है हैश टेबल के अंदर, और हमको यहाँ पे 2 हैश फंक्शंस दिए। 2 हैश फंक्शंस जब भी दिए हैं तो ये आपको समझना है कि आपको डबल हैशिंग यहाँ पर करना है। तो डबल हैशिंग आप कैसा करोगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली तो अपना काम क्या है, मेन हैश फंक्शन का ही यूज करना, बट मेन हैश फंक्शन यूज करने के बाद अगर कलीजन होता है तब आप रिहैशिंग का फॉर्मूला यूज करोगे, डबल हैशिंग का फॉर्मूला, और फिर सॉल्व करोगे। तो देखिए, एक हैश फंक्शन जो है हमारा ये है k mod 7 का, और जो दूसरा हैश फंक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो दिया हुआ है 1 प्लस k mod 5। तो इसके बेसिस पर हम करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो आपको k mod 7 यूज करना है, तो सबसे पहली की में ले लेता हूँ 27 mod 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप डिवाइड अगर करते हो तो 7 3 21, 27 माइनस 21 अगर करोगे तो आता है 6। तो 6 इसका आंसर है, तो 6 प्लेस पे मैं 27 रख रहा हूँ। अगली जो की है मेरी वो है 43। 43 को मैं mod 7 अगर करता हूँ तो 7 6 42, 43 माइनस 42 करोगे तो आंसर आएगा 1। तो 43 कहां पर जाएगी, 1 पे जाएगी। अभी है 692, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती है। 692 mod 7 हम जब करते हैं ना तो इसका आंसर आता है 6। अगर आप डिवाइड करके करोगे तो वैसा भी आप कर सकते हो। ये देखो 692, 7 9 63, 62, 7 8 56, तो यहाँ पे 6 आता है, तो जो रिमाइंडर है वो 6 है, मैंने वहां पर लिखा हुआ है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने।
एक्सप्लेन किया था। तो ठीक है, 692 मॉड 7 करने पर 6 आ गया, लेकिन 6 पे ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो अब 6 पे ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो अब हम डबल हैशिंग के हेल्प से पता करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर 27 था और यहाँ पर 43 था ना, यस ठीक है। अभी देखिए रीहैश डबल हैशिंग का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो फॉर्मूला था वो था h न्यू लिख देते हैं हम यहाँ पर। उसके लिए द फॉर्मूला वाज हैश की प्लस आई। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये लीनियर प्रोब का फॉर्मूला है। इसको अब बस अपने को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? नए हैश फंक्शन के साथ, सेकेंड वाले। ओके, फर्स्ट हैश फंक्शन और ये पूरे का फिर हम मॉड करते हैं। किसके साथ मॉड करते हो फिर पूरे का? इसका मॉड करते हैं हम टेबल साइज से, और टेबल का साइज क्या है? साइज दिया हुआ है 7, तो मैं इसको यहाँ पे 7 से कर देता हूँ डिवाइड। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, तो देखिए हैश की ये वाला फंक्शन तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया? पहली की क्या, पहला हैश फंक्शन क्या है? k mod 7, और k mod 7 तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। तो 692 mod 7 क्या है? 6 है। तो ये 6 वाला पार्ट तो मेरा ऑलरेडी सॉल्व्ड है, मैं डायरेक्टली उसको 6 लिख सकता हूँ। प्लस अभी देखिए आई को आप क्या लोगे? जब भी आप प्रोबिंग स्टार्ट करते हो तो हमेशा 1 से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 1 ले लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय हैश सेकेंड की। हाँ, अब इसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कैसे सॉल्व करोगे आप? इस फॉर्मूला से 1 प्लस k mod 5। तो ये देखिए, लेट्स डू दैट। 1 प्लस की अपनी क्या है? वो है 692। तो यही करेंगे हम, 692 mod 5। एंड फिर ये जो पूरा पार्ट है, ये कंप्लीट जो पार्ट है ना, इसको भी अपने को mod 7 करना है बाद में। तो स्टार्ट करते हैं। 6 प्लस 1 इंटू, देखिए 692 mod 5 अगर मैं करूंगा तो डायरेक्टली आप समझ सकते हो, ये 2 बचेगा रिमाइंडर में। तो वही कर देते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस 2। तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 मिलके क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ओके, तो ये भी 3 हो गया, और फिर बाद में ये पूरे का mod 7 करना है। तो देखिए 6 प्लस 1 इंटू 3 3, और ये 9 हो गया। देखिए ना, 6 प्लस 3 9, 9 mod 7 कर रहे हो आप। 9 mod 7 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। कैसे आएगा 2? देखो 7 को करोगे -1 2। ठीक है, तो यही है, समझ जाओ आप। इस तरीके से करना है। तो फाइनल जो हमारी की आ गई ना, वो 2 आ गई डबल हैशिंग का यूज करके। तो 692 अब कहाँ जाएगा? 692 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां तक मैंने बता दिया। अभी जो लास्ट वाली की है ना, ये लास्ट वाली की आप डालिए और मुझे कमेंट्स में इंडेक्स वैल्यू बताइए कि वो कहां पर जाएगी। मैं एज अ हिंट आपको बस बता देता हूं, थोड़ा सा पार्ट इतना एक्सप्लेन करके। डिलीट दिस और नेक्स्ट इस पे कर देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे 692 है, यहाँ पे 27 और यहाँ पर 43। ठीक है, तो अभी 72 कहाँ है वो आपको बताना है। मैं बस फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ आपको, और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ। हैश की प्लस, क्योंकि अगर आप 72 mod 7 डायरेक्टली करते हो तो वो क्या आएगा? 72 mod 7 अगर हमने किया, सो इट विल बी 2, और 2 पे तो ये वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो कलीजन तो होने वाला है, इट्स ऑब्वियस। अब कलीजन होने के बाद अगला काम आपका है। तो देखिए हैश की वाली जो वैल्यू है ना, पहली ये वाली वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है। तो ये वाली वैल्यू 2 है आपकी। अगर मैं वो फॉर्मूला फिर से लिखूं, इट इज h1 k प्लस आई इंटू h2 k, और ये पूरे का आप करते हो mod 7। 7 क्यों? क्योंकि टेबल साइज हमारा 7 है। ये फॉर्मूला यूज करना है। इज इक्वल टू, अब देखिए h1 की तो यहाँ से 2 मिल गया अपने को, तो यहाँ पे आप 2 एज इट इज लिख दो, 2 प्लस आई इंटू, अब आई क्या लोगे आप? जैसा मैंने कहा, प्रोबिंग कर रहे हो हमेशा आई आपको 1 ही लेना है, तो यहाँ पे 1 लेंगे इंटू, अब h2 की वो कैसे सॉल्व करोगे आप? ये फॉर्मूला के बेसिस पर 1 प्लस k mod 5। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ 1 प्लस की, क्या है आपकी की? हमारी है सॉरी, की तो अपनी 72 है ना, हाँ 72 mod 5, और फिर ये पूरे का आप मॉड करोगे 7। ठीक है, तो अभी इसके बेसिस पर आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको सॉल्व कैसे करना है जैसा मैंने पहले किया वैसे ही करो, तो आपको भी समझ जाएगा। और इन केस अगर ये सॉल्व नहीं होता है आगे, आई मीन
ये करने के बाद भी कलिजन होता है तो आपको फिर से करना पड़ेगा, और इस बार जो है ना प्रोब आपको अगला लेना पड़ेगा। अभी 1 है तो आप आगे क्या लोगे, 2 लोगे, फिर भी नहीं हुआ 3 लोगे। बट इन जनरल मेरे ख्याल से तो ये पहले में ही हो जाना चाहिए। ओके, तो ये आप कर लो, फिर मैं एडवांटेजेस बता देता हूँ। तो एडवांटेजेस की बात करें हम, तो यहाँ पे क्लस्टरिंग पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाती है। हमने लीनियर प्रोबिंग देखा, वहां पर क्लस्टरिंग प्राइमरी थी। फिर हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग देखा, वहां पे प्राइमरी क्लस्टरिंग तो चली गई बट सेकेंडरी क्लस्टरिंग आ गई। यहाँ पे क्लस्टरिंग पूरी तरीके से चलेगी। स्पेस यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है यहाँ पर। स्पेस यूटिलाइजेशन क्यों अच्छे से होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह छोड़ छोड़कर आपको नए वैल्यूज मिलते हैं, तो काफी अच्छे से स्पेस यूटिलाइज होती है टेबल में, और परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला ये कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, आप देख ही सकते हो, दो दो हैश फंक्शन यूज कर रहे हो, पहले हैश फंक्शन के लिए सॉल्व करो, दूसरे के लिए सॉल्व करो, फिर उसको तीसरे फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करो, काफी चीज बढ़ जाती है। और ये कॉम्प्लेक्स तो उसका इंप्लीमेंटेशन है, बट मैथमेटिकल जो चीजें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, वो मॉड, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो कंप्यूटेशनल ओवरहेड भी यहाँ देखने को मिलता है। और ये टेबल साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है डबल हैशिंग के। अभी हम बात करते हैं सेपरेट चेनिंग की। जैसा मैंने कहा था, सेपरेट चेनिंग को हम ओपन हैशिंग भी बोलते हैं या क्लोज्ड एड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो ये भी काफी यूज की जाने वाली टेक्निक है। इससे आप हमेशा याद रखो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आप फिर से रिकॉल करेंगे। तो देखिए इसमें कलिजन्स कैसा रिजॉल्व होते हैं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर होगा तो बताता हूँ। देखिए इसका टेबल स्ट्रक्चर कैसा है, हर स्लॉट जो भी है हैश टेबल में का, वो एक पॉइंटर रखता है अगले वाले को। ये मेरा हैश टेबल है 0 1 2 3, ये हैश टेबल है। अभी मान लो मेरा जो हैश फंक्शन है वो है xmod 10। xmod 10 हैश फंक्शन है और मेरे को डालना है 10 20 और 30 को। तो इससे क्या होता है, xmod 10 करूंगा मैं तो 10 mod 10 होने पे क्या आ जाएगा, 0 आंसर आएगा, तो मेरा 10 यहाँ पे जाएगा। फिर 20 mod 10 करूंगा तो उसका भी आंसर 0 ही आएगा। तो अब इस केस में ना, पहले हम क्या करते थे, जो दूसरे स्लॉट्स खाली है उसमें डेटा डालते थे, इसमें वैसा नहीं होता। इसमें ना मेमोरी एलोकेशन डायनामिक है, इसमें बस आप भरते जा सकते हो जितना भरना है। तो ये 20, और सारा लिंक लिस्ट वाला काम है। ये जो स्लॉट है ना, ये पॉइंटर रखता है अगले वाले के लिए, जैसा लिंक लिस्ट में होता था। लिंक लिस्ट में कैसा था, वो खुद का डेटा रखता है और एक पॉइंटर रखता है अगले वाले के लिए, फिर वो खुद का डेटा रखता है और पॉइंटर रखता है अगले वाले के लिए, और वो हेड नोड से कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे हेड है, और जो लास्ट वाला है वो किससे कनेक्टेड रहता है, टेल से। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। फिर 20 के आगे यहाँ पे 30 आएगा। तो इसमें जितना डेटा आपको भरना है आप भर सकते हो। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इतनी मेमोरी है, इतना ही अलोकेशन है, हैश टेबल का साइज, हैश टेबल ओवरफ्लो होगा, वो चीज ही नहीं होती चेनिंग के अंदर। इंसर्शन की बात करो तो आप या तो हेड पे या टेल पे इंसर्ट करते हो, जैसा लिंक लिस्ट में करते थे। सर्च करना है तो आप लगा देते हो लीनियर सर्च। लीनियर सर्च जब आप करते हो ना, तो ये लिंक लिस्ट है, तो टाइम कितना लगता है आपको, बिग O ऑफ n टाइम लगता है। ये भी चीज याद रखिए। फिर कलिजन हैंडलिंग की अगर हम बात करें, तो दो एलिमेंट्स जब सेम जगह हैश होते हैं तो एक लिंक लिस्ट के तौर पे वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इंप्लीमेंटेशन काफी सिंपल है। हैश टेबल कभी भरता ही नहीं, तो आप जितना डेटा चाहो भरते जा सकते हो। और ये सेंसिटिव भी नहीं है हैश फंक्शन या लोड फैक्टर से। लोड फैक्टर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना यहाँ पे, क्योंकि देखो अल्फा जो है इज इक्वल टू n/m, और यहाँ पे m क्या है अपना, m तो इन्फिनिटी है ना, नंबर ऑफ बकेट्स होता है m। एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं है, बिकॉज बकेट्स भी तो लिमिटेड ही होंगे उसमें। 10 उसका हैश टेबल होगा अगर 10 साइज का, लेकिन उसमें आप डेटा कितना भी भर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोड फैक्टर वाला, वो यहाँ पे काम नहीं करता। ये मोस्टली तब हम यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कितना इंसर्ट करना है, कितना डिलीट करना है, तो वो केस में आप सेपरेट चेनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज कर सकते हो। अभी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसका कैशे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना सादा हमारा होता है। कैशे परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो चीज आपने की है, तो उस डेटा के पास जाना वगैरह काफी यहाँ पे स्लो हो जाता है। ओपन एड्रेसिंग प्रोवाइड्स बेटर कैशे परफॉर्मेंस एज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द सेम टेबल। जो हमने पहले देखा लीनियर प्रोबिंग वगैरह, वो इससे बेटर है। वेस्टेज ऑफ स्पेस, क्योंकि आप अगर 100 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो आपके हैश टेबल के अंदर, लेकिन एक ही उसमें आप बार बार स्टोर करते जाओगे, पूरा यूटिलाइज ही नहीं होगा ना वो कभी, तो स्पेस आपकी यहाँ पे वेस्ट होने वाली है। चेन अगर बड़ी हो जाती है, क्योंकि सारा डेटा एक के अंदर ही स्टोर होगा, ऐसा भी इसमें एक प्रॉब्लम है। 0 1 2 3,
यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 50, बस ये एक ही जगह भरती जाएगी पूरी, यहाँ की आपकी मेमोरी वेस्ट होगी, और फिर ये भी जो आप करते जा रहे हो अननेसेसरीली चेन भी लंबी होगी, और वो चेन लंबी होने की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एन हो सकती है वर्स्ट केस में, और लिंक्स के लिए खुद एक्स्ट्रा स्पेस आपको रखना पड़ेगा, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो देखिए अभी ना एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये कीज अपने को इंसर्ट करना है इसमें। सेपरेट चेनिंग में इंसर्ट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि कुछ आपको करना ही नहीं रहता। 12 है, की मॉड 5 दिया हुआ है, तो आप करो 12 मॉड 5, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। 5 2 10, 12 माइनस 10 इज 2, तो 2 पे आप 12 रख दोगे। उसके बाद 22 मॉड 5 किया तो भी आंसर 2 ही आएगा। तो अब देखो उसमें लीनियर प्रोबिंग में हम क्या करते थे, आगे वाले ब्लैंक स्लॉट में डालते थे, इसमें आप यहीं पर ही चेन बना देते हो और इसी के आगे डाल देते हो उसको, ये है चेनिंग का काम। फिर 15 है, वही कर दो, 15 मॉड 5 करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 15 माइनस 15 वुड बी 0, तो ये जाएगा यहाँ पे। फिर 25 की बात करें तो 25 भी 0 ही आएगा, 25 भी अगर 0 आया तो बस इसके आगे आप चेन बना के डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेट चेनिंग काम करती है, बहुत ईजी है, क्वाड्रेटिक डबल हैशिंग वगैरह से तो समझने में ये काफी ईजी है सेपरेट चेनिंग। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें ना तो देखो m क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द हैश टेबल है, नंबर ऑफ बकेट्स, हैश टेबल के अंदर बकेट्स तो होंगे ही। फिर n क्या है, वो है नंबर ऑफ कीज टू बी इंसर्टेड, ओके। और लोड फैक्टर जो है आपका अल्फा इज इक्वल टू n अपॉन m, ये हमारा है लोड फैक्टर या लोड डेंसिटी, जो भी आप बोलो। एक्सपेक्टेड टाइम क्या है सर्च का, सेपरेट चेनिंग के अंदर बिग O ऑफ 1 प्लस अल्फा, और डिलीट करने के लिए भी उतना ही है, बिग O ऑफ 1 प्लस अल्फा, बस इंसर्शन में जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बिग O ऑफ 1 है। तो देखिए बिग O ऑफ 1 प्लस अल्फा है कब, सेपरेट चेनिंग में, ये चीज आप याद रखिए, बाकी वहां पे ना बिग O ऑफ 1 ही टाइम लगता है, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा लगता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च, इंसर्ट और डिलीट तो O1 बिग O ऑफ 1 होती है अगर अल्फा भी आपका बिग O ऑफ 1 है। अभी ना हम दो क्वेश्चंस देखते हैं जो मैंने डायरेक्टली पीवाईक्यू से उठाए हुए हैं। एक बार ना लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा गया था और एक बार चेनिंग विद रिप्लेसमेंट पूछा गया था, तो दोनों को कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले टेबल का साइज क्या है, तो उतना टेबल आप बना सकते हो। फिर उसके बाद हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन है हमारा x mod 10, और किस तरीके से आपको डेटा को इंसर्ट करना है, तो लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अभी वो हम करेंगे, और ये डेटा हमें इंसर्ट करना है, और डेटा इंसर्ट करने के बाद भी एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी हमको निकालना है, तो वो भी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये डेटा दिया हुआ है, मैंने ये हैश टेबल बनाया, ये हैश टेबल के अंदर इंडेक्स वैल्यूज कैसा डालोगे आप, जैसे नॉर्मली अरे में होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से इंडेक्स वैल्यूज दोगे आप। अब ये सारे कीज को हमको इंसर्ट करना है लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो चलिए करते हैं। तो ये सब करने से पहले आपको मेन चीज पता होनी चाहिए, आपका हैश फंक्शन क्या है। तो हैश फंक्शन दिया हुआ था x mod 10, अब x क्या है, आपकी की है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे h ऑफ x जैसा है वैसे ही लिखते हुए सबका जो इंडेक्स वैल्यू है या फिर हैश वैल्यू है वो निकालोगे। तो h ऑफ 31 कैसा होगा, वो हो जाएगा 31 mod 10। 31 mod 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, जब भी आप mod 10 करते हो ना सीधा लास्ट डिजिट जो है वही उसका आंसर होता है, तो 31 mod 10 1 आएगा। तो ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो 31 है उसको हम फर्स्ट इंडेक्स पे डालेंगे, तो मेरी जो 31 वाली की है वो यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद हम जाएंगे अगले वाले पे जो है h ऑफ 3, तो h ऑफ 3 निकालूंगा मैं, तो वही देखिए 3 mod 10 करूंगा तो आंसर 3 ही आएगा। तो थर्ड इंडेक्स पे जो है ये जो की है वो जाएगी, तो ये थर्ड इंडेक्स पे मेरी ये भी की चलेगी। अब इसके बाद डालना है मुझे 4 को, तो h ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 mod 10, इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो फोर्थ इंडेक्स पे मैं 4 को डालूंगा। अब आते हैं हम 21 पे, तो h ऑफ 21 इज इक्वल टू 21 mod 10 विच इज इक्वल टू 1। अब देखिए 21 mod 10 करने पे 1 आ रहा है, लेकिन 1 पे तो ऑलरेडी 31 है, तो यहाँ पे आप लीनियर प्रोबिंग का यूज करते हो। तो लीनियर प्रोबिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पे आपकी हैश वैल्यू आई है वहां से स्टार्ट करो और एक एक इंडेक्स वैल्यू आगे जाते जाओ जब तक आपको एक खाली बकेट या फिर खाली स्लॉट नहीं मिल जाता। तो देखिए मैं अभी कहां पे हूं, 1 पे आया हूं क्योंकि मुझे हैश वैल्यू 1 मिल गई। अब मैं यहां से लीनियर प्रोब करते हुए अगले वाले पे जाऊंगा, अब अगला वाला ही खाली है तो मैं डायरेक्टली ये 21 को वहां पे रख दे सकता हूं।
अब अगर आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाना है आपके आंसर में तो आपको फॉर्मूला यूज करके भी दिखा सकते हो। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो 21,1 मतलब फर्स्ट लीनियर प्रोबिंग चल रही है ना अपनी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बस +1 करते हो। प्लस आई था ना हमारा, ऑफसेट कितना आई होता है लीनियर प्रोबिंग में, की +1, और वही जब की प्लस आई एक्चुअली, तो आई 1 रहता है, फिर उसके बाद 2 रहता है, उसके बाद 3 रहता है। और अगर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है तो क्या था हमारा, की प्लस आई स्क्वायर था। तो अभी तो लीनियर प्रोबिंग ही है तो इसलिए हम की प्लस आई ही लिखेंगे। तो 21 + 1 mod of 10। तो देखो दिस डजंट मेक मच सेंस, मतलब आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगला स्लॉट देखते जाओ बस, खाली कौन सा है। क्योंकि 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 mod 10 करोगे तो 2 आएगा, तो वही 2 पे हमने 21 को रख दिया ऑलरेडी। तो ऐसे भी बताओ, या डायरेक्टली आप लीनियर प्रूफ करके भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने 21 तक कर दिया। अब ना आगे के भी जो स्लॉट कीज है उनको भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए अब 61 पे आते हैं। तो देखिए इसको ऐसे ही लिखो, h of 61 is equal to 61 mod 10। इसका भी आंसर 1 ही आ रहा है, लेकिन 1 पे ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है, तो वहां से हम फिर से लीनियर प्रोबिंग करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पर भी भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर खाली है। तो आप ये 61 को डायरेक्टली यहाँ पे रख दोगे। जहां की आपकी हैश वैल्यू आती है वहां से लीनियर प्रोबिंग आपको स्टार्ट करना है। यहाँ की हैश वैल्यू आई थी तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 61 रख दिया। अब आते हैं हम 6 के ऊपर। तो h of 6 is equal to 6 mod 10 which is equal to 6। तो अब 6 का क्या आ रहा है कि हैश वैल्यू 6 आ रही है, 6 तो खाली है तो डायरेक्टली आप 6 को यहाँ पे रख दे सकते हो। अब आते हैं हम 71 के ऊपर। तो h of 71 is equal to 71 mod 10 which is equal to 1। अब देखो फिर से 1 आ गया, 1 पे ऑलरेडी कोई ना कोई प्रेजेंट है। चालू करो लीनियर प्रोबिंग। फिर से लीनियर प्रोबिंग कैसे करोगे आप, पहले यहाँ जाओगे, भरा हुआ है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू आई है मेरी, तो मैं फर्स्ट पे डायरेक्ट जाऊंगा। फिर 2 भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी। यहाँ पे अब मुझे ब्लैंक स्लॉट मिला, तो मैं अब ये जो नंबर है मेरा, ये की को वहां पे डाल दूंगा। तो 71 मेरा यहाँ आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम 8 के ऊपर। तो h of 8 is equal to 8 mod 10 which is equal to 8। 8 mod 10 करोगे 8 आएगा, तो 8 तो स्लॉट खाली है तो डायरेक्टली आप 8 को यहाँ पे रख दोगे। फिर इसके बाद हम आते हैं 9 पे। h of 9 is equal to 9 mod 10। 9 mod 10 करोगे तो आंसर 9 आएगा, 9 तो खाली है तो 9 को डायरेक्टली यहाँ पे हम रख देंगे। अभी फाइनल जो हमारा बचा हुआ है ना, वो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। तो h of 25 is equal to 25 mod 10। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 पे ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है। अब देखिए अपने को क्या क्या कहा गया है यहाँ पे, अपने को यहाँ पे कहा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिमूवल वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। अगर हमको विद रिप्लेसमेंट कहा होता ना, तो अब इसका आंसर क्या आया, 5 आया है। मतलब 25 की हैश वैल्यू 5 आई है, इसका मतलब है कि 25 की वो डिजर्विंग प्लेस है, वो वहां ही होना चाहिए। अगर कोई दूसरा बैठा है वहां पे, जैसे यहाँ पे 61 बैठा है, आप इसको निकालोगे और 25 को वहां पे रखोगे। 61 का देखेंगे बाद का बाद में, उसकी वो डिजर्विंग प्लेस नहीं है तो वो वहां नहीं रह सकता, तो ये डिलीट होता और 25 उधर जाता। लेकिन अपने को यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो ये डिलीट वगैरह के काम नहीं करना है। सिंपल आपको लीनियर प्रोबिंग लगा के जो ब्लैंक स्लॉट है वहां पे इसको रख देना है। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट भी आगे बताने वाला हूं मैं। अब ये 25 को मैं कहाँ रखूंगा, देखिए यहां से मेरी लीनियर प्रोबिंग स्टार्ट होगी क्योंकि 5 आई है ना इंडेक्स वैल्यू। यहां देखूंगा, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब ये साइक्लिक वे में वापस आप ऊपर चले जाते हो। यहाँ पर ये ब्लैंक स्लॉट मिल गया तो मैंने 25 को यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से हमने हैश टेबल भर दिया है बाय यूजिंग लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो भी कीज थी इस तरीके से डाल दी। अब फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप है हमारी एवरेज कंपैरिजंस निकालना। तो एवरेज कंपैरिजंस आप कैसा निकालते हो वो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो एवरेज कंपैरिजंस निकालना बहुत इजी काम है। कैसे निकालते हो, देखो 31 है, 1 by 1 सारे देखो। 31 को मैं कैसे देखूंगा, 31 mod 10 हमने किया था तो आंसर क्या आया था, 1 आया था। मतलब 31 पहली बारी में डायरेक्टली चले गया, तो उसको एक ही कंपैरिजन लगा और डायरेक्टली आपने उसको अंदर डाल दिया। तो इसका जो कंपैरिजन है, यहाँ पर मैं ना सारे वैल्यूज लिखता हूँ पहले। 31, 3, 4, 21, 61, 6, 71, 8, 9, 25। ठीक है, इतने मैंने सारे वैल्यूज डाल दिए। अब ना इसके अंदर मैं डेटा डालता हूँ। 31 का एवरेज कंपैरिजन एक ही था, एक ही कंपैरिजन लगा ना, पहले ही ढूंढते के साथ आपको मिल गया। 3 का 3 mod 10 किया था, आंसर 3 आया, 3 पे डायरेक्ट डाल दिया, तो उसका भी जो है ना एक ही कंपैरिजन लगा। 4 का कैसा, हमने देखो 4 mod 10 किया,
आंसर आया 4 और 4 पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे 4 की, तो उसका भी एवरेज कंपैरिजन 1 था। अब 21 पे देखो, 21 मॉड 10 हमने किया, फिर 1 यहाँ पे 31 ऑलरेडी था ना, 21 मॉड 10 इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 पे ऑलरेडी 31 एग्जिस्ट करता था, तो यहां हमको लीनियर प्रूव करना पड़ा। लीनियर प्रूव कैसे, एक एक दो, और दूसरे पे ही आपने 21 डाल दिया, तो यहाँ पे आपको दो कंपैरिजंस करने पड़े। 61 के लिए कितने कंपैरिजंस करने पड़े, देखो पहले आप यहाँ पे आए, 1 2 3 4 5, पांचवें कंपैरिजन पे आपने 61 को डाल दिया, तो 5 इधर आएगा। फिर 6 कैसा, 6 मॉड 10 किया, 6 डायरेक्ट डाला आपने, तो एक ही कंपैरिजन में यहाँ पे काम हो गया। 71 की बात करें तो स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से देखो, 71 मॉड 10 1 आंसर आया था, 1 पे जाओ, एक कंपैरिजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7, सातवें कंपैरिजन पे 71 आ गया, तो इसको आपको 7 कंपैरिजंस लगे। 8 तो एक में ही आ गया था, बिकॉज 8 मॉड 10 वाज 8, और 8 पे डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। फिर 9 मॉड 10 भी 9, तो फिर ये भी एक ही बारी में आ गया। 8 और 9 को डायरेक्टली डाल दिया ना हमने, उसके लिए लीनियर प्रोबिंग करना पड़ा। क्या लीनियर प्रोबिंग जितने बार करना पड़ा वो है आपका टोटल कंपैरिजंस। 25 के लिए कितनी लीनियर प्रोबिंग करना पड़ा, देखो 25 मॉड 10 हमने किया, तो आंसर आया था 5, तो 5 पे जाओ डायरेक्ट, 5 ये रहा, तो हम 5 से अब गिनेंगे कितने कंपैरिजंस करने पड़े। देखो कहां पर है 5, ये 1 2 3 4 5 6 कंपैरिजंस करने पड़े, तो 25 आपका जगह पर आ गया, तो यहाँ पे 6। अब एवरेज कंपैरिजन निकालना है, तो आपको इन सब का टोटल करना है और उसको डिवाइड करना है टेबल साइज से। तो देखो 1 + 1 2 3 5 10 11 18 19 20 26, तो जो टोटल कंपैरिजन है ना आपका, एवरेज कंपैरिजन, ऐसा आप लिख सकते हो, एवरेज कंपैरिजन इक्वल्स टोटल कंपैरिजन अपॉन टेबल साइज। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ गया, देखो टोटल मैंने 26 बोला, टेबल साइज क्या है 10, तो एवरेज कंपैरिजन आ गया आपका 2.6। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। कीज दी जाएगी, सब्स्टिट्यूट करोगे, टेबल के अंदर डालोगे, एवरेज कंपैरिजन निकाल कर दोगे। तो इस तरीके से हमने एक काम तो कर दिया। अभी अगला जो है ना, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो है वो है, देखिए इसमें भी साइज कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। साइज 10 ही दिया जाता है जनरली, क्योंकि वो डेटा इंसर्ट करना, मॉड निकालना काफी आसान हो जाता है। इसमें देखो लीनियर प्रोबिंग विथ चेनिंग बाय अप्लाइंग विथ रिप्लेसमेंट दिया है, पिछले बारी में विदाउट रिप्लेसमेंट था, और यहाँ पे चेनिंग भी दिया है। जब मैंने चेनिंग एक्सप्लेन किया था ना, मैंने एक्सप्लेन किया था एज ए लिंक्ड लिस्ट, और चेनिंग का यूज एज ए लिंक्ड लिस्ट ही किया जाता है, एज एन अरे यूज भी नहीं किया जाता उसका। बट अब एग्जाम है, क्वेश्चन वैसा है, तो हम अजूम करेंगे कि एक अरे में आप डाल रहे हो हैश टेबल में, तो उसमें कैसे चेनिंग आप करते हो वो मैं आपको बताता हूं इसमें। तो देखो डेटा दिया गया है, ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। लीनियर प्रोबिंग विद चेनिंग बाय अप्लाइंग रिप्लेसमेंट, ये चीज देखो, हैश टेबल देखो, हैश फंक्शन देखो। यहाँ पे हैश फंक्शन दिया नहीं है, तो हम डायरेक्टली अजूम कर लेंगे टेबल साइज के हिसाब से। तो हैश फंक्शन हमारा वही होने वाला है, ये वाला x mod 10। तो ये हैश फंक्शन को अजूम करते हुए अभी हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। देखो कीज भी मैंने लिख दी यहाँ पे, h of x is equal to x mod 10। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू क्या रहती है, 0 1 2 3 4 5, गलत है, 5 6 7 8 9, और चेन में ना डायरेक्टली आप सब जगह -1 लिखो, क्योंकि अभी उनकी चेन कुछ बनाएंगे ही नहीं हम एट द बिगिनिंग। उसके बाद हम जो चेन बनेगी वो चेन की वैल्यू वहां पे लिखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखो x mod 10 है, स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, यहां से स्टार्ट करेंगे 11 से, तो h of 11 इज इक्वल टू 11 mod 10, इसका जो आंसर आ गया 1। 11 कहां जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे, तो डायरेक्टली मैं उसको यहां पे रख दे रहा हूं। इसके बाद है मेरा 33, तो h of 33 इज इक्वल टू 33 mod 10, इसका आंसर क्या आ गया 3, तो ये 33 भी आ गया यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम 20 पे, तो h of 20 इज इक्वल टू 20 mod 10, इसका आंसर क्या आ गया 0। लास्ट वैल्यू mod 10 करोगे आंसर डायरेक्टली मिलेगा आपको लास्ट वैल्यू का, तो 0 आंसर है, तो 0 पे 20 भी आ गया। इसके बाद अब आता हूं 88 पे, तो h of 88 इज इक्वल टू 88 mod 10 विच इज इक्वल टू 8। 8 पे ब्लैंक है, तो डायरेक्टली मैं वहां पे 88 डाल दूंगा। ब्लैंक स्लॉट्स मिल रहे हैं ना, तो बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाता है। अब आते हैं 79 पे, h of 79 इज इक्वल टू 79 mod 10 विच इज इक्वल टू 9, तो 9 भी खाली है, तो यहाँ पे भी आ गया आपका 79। ठीक है, इतना हुआ।
अब आगे क्या करते हैं, इसके बाद है 98, h ऑफ 98 इज इक्वल टू 98 मॉड 10 विच इज इक्वल टू 8। अब 98 मॉड 10 किया 8, लेकिन 8 पे ऑलरेडी 88 बैठा हुआ है। यहाँ पे अब आपको चेनिंग लगानी है विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, 98 को सब्स्टिट्यूट करना है बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब लगेगी लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में जो हैश वैल्यू आई है वहां से आप प्रोब करना चालू करते हो, एक, फिर आगे जाओगे ये भी भरा हुआ है, फिर यहां जाओगे ये भी भरा है, यहां जाओगे ये भी भरा है, यहां जाओगे ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा मेरा 98, तो यहाँ पे आ गया 98। लेकिन 98 कहां जाना था, 98 तो 88 पे जाना था। तो अब आप क्या करते हो, 88 से 98 को कनेक्ट कर देते हो एक चेन बना के। तो कैसे बनाते हो, देखो ये -1 में यहां से हटाता हूं, और अब देखो इसकी चेन कहां पर है, 88 के बाद कौन आना चाहिए था, 98, तो 98 कहां गया, 2 पे गया, सेकंड उसकी जो वैल्यू है ना 2 है, तो ये 2 को आप इसके आगे लिख दोगे, तो यहां पे आ गया ये 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने चेन बना दी। यहाँ पे कैसे चेन बनाई, क्योंकि 88 है उसकी चेन है 2 से, तो डायरेक्टली आप अब 2 पे देखोगे तो 98 लगा हुआ है। इस तरीके से इसमें काम होता है चेनिंग में। अब इसके बाद ना अगला दिखाता हूं आपको, h ऑफ 68, तो 68 मॉड 10 करोगे तब भी आंसर 8 ही आएगा। अब 8 आंसर आया तो डायरेक्टली आप जाते हो ये हैश वैल्यू पे, कौन सी वाली, 8 वाली, लेकिन ये तो भरी हुई है। लेकिन अब अगला आप लीनियर प्रोब इसके पास नहीं जाते, लीनियर प्रोब करते हुए ये खाली है क्या, ये खाली है क्या, आप जाते हो डायरेक्टली उसके अगले चेन के ऊपर। तो 2 दिया हुआ है ना, तो हम लीनियर प्रोब नहीं करते पूरा, इसके बाद यहां जाएंगे, फिर उसके बाद आगे 2 दिया है तो आप जाओगे डायरेक्टली 2 के ऊपर, यहां से जंप किया हमने डायरेक्टली यहां पे, लेकिन ये भी भरा हुआ है। तो अब आप ना लीनियर प्रोबिंग अब चालू करोगे, तो यहां गए हम, ये भरा हुआ है, यहां गए ये ब्लैंक स्लॉट है, तो यहां पे मेरा 68 अब मैं रख दूंगा। और दूसरा काम क्या करूंगा, मैं इसकी चेन इससे लगा दूंगा, तो देखो यहां पे आ जाएगा 68 कहां पे, 4 पे, तो यहां पे मैं 4 लिख दूंगा अब, 4, ओके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे चेन बना दी। तो कैसी चेन बनी मेरी, 88, 88 से कौन कनेक्टेड है, सेकंड इंडेक्स वाला आदमी 98, 98 से कौन कनेक्टेड है, फोर्थ इंडेक्स वाला जो है 68, तो 88, 98, 68 अभी एक चेन में आ चुके हैं। तो यही है आपका चेनिंग का काम। फिर इसके बाद अगला दिखाता हूं आपको 44 के साथ, तो आप करोगे 44 मॉड 10, इसका आंसर क्या आ गया, 4। अब यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट वाली स्ट्रेटेजी यूज में आती है। 44 मॉड 10 करोगे तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 4, जाओ डायरेक्टली 4 के पास, लेकिन 4 पे तो कोई और बैठा है। यहां पे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 4 पे कोई और बैठा है जिसका खुद का स्लॉट नहीं है वो। 68 मॉड 10 करोगे तो 8 आंसर आएगा, तो इसका स्लॉट खुद का कौन सा है, 8 है, तो ये 4 पे कैसे आके बैठा। अब उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको विथ रिप्लेसमेंट बोला गया है। तो ये 4 जो है 44 जो है ये उसकी जगह है, तो 68 को वहां से हमको हटा देना पड़ेगा। 68 को हमने हटाया, और अब हम जो जिसकी डिजर्विंग प्लेस है उसको वहां पे बिठाते हैं 44 को। अब देखो हमने 68 को हटा दिया, तो अब 68 को भी तो कुछ तो जगह देनी पड़ेगी आपको। तो अब यहीं से आप ना लीनियर प्रोबिंग चालू करो, जो अगला ब्लैंक स्लॉट है वहां आप 68 को बिठा दोगे। तो अगला यही 5 दिख रहा है, तो मैं 68 को यहां पर बिठा दे रहा हूँ। 44 की वजह से 68 को हटना पड़ा तो आपको उसको जगह भी देनी पड़ेगी, तो यहां मैंने जगह दे दी। अब जगह दी तो और एक चेंज हो गया, क्योंकि जो मैंने चेन बनाई थी वो 4 पे रखी थी, तो 98 के बाद 4 तो पे तो 44 है, तो इसकी भी मैं अब चेंज करूंगा। ये 4 को ना मैं 5 बना देता हूँ, यहाँ कहीं बना दिया देखो, ठीक है। 5 क्यों किया मैंने इसको, क्योंकि 98 से कनेक्टेड है 5, और 5 पे कौन है, 68। तो देखो 88 से 2 मतलब 98, 98 से 5 मतलब 68। तो देखो चेन भी बन गई, हमने विथ रिप्लेसमेंट वाली स्ट्रेटजी भी यहाँ पे यूज की। अब अगला अगला क्या है, 66, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, 66 मॉड 10 करोगे तो 6, 6 ब्लैंक है, तो यहाँ पे डाल दो 66। इसके बाद लास्ट जो है वो है 24, तो ये हो गया 24 मॉड 10 विच इज इक्वल टू 4। अब 24 मॉड 10 करो, 4 आ रहा है। अब आप जाओगे डायरेक्टली 4 के ऊपर, जो हैश वैल्यू मिलती है ना वहां पे इसको आपको भेजना है डायरेक्टली, लेकिन वहां पे तो ऑलरेडी 44 है, और ऐसा भी नहीं है कि 44 की वो डिजर्विंग प्लेस नहीं है कि आप उसको हटा दोगे, वो खुद की प्लेस है उसकी वो। तो इस केस में लीनियर प्रोबिंग करना पड़ेगा, और फिर चेनिंग भी करना पड़ेगा। तो देखो 44 पे है, ये स्टार्ट करो, ब्लैंक स्लॉट है क्या, नहीं है, ब्लैंक स्लॉट है, नहीं है, ब्लैंक स्लॉट है, हाँ है, तो अब आएगा 24 यहाँ पे, और इसकी चेन बनेगी। क्या चेन बनेगी, देखो 44 है ना, 44 का
के जगह पे 24 होना चाहिए था, जो अभी 7th इंडेक्स पर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7। इस तरीके से जो है हमने अभी सारा काम कर दिया, सारे कीज को इंसर्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से आपको करना है। चेनिंग भी कैसे करना मैंने बताया, और रिप्लेसमेंट कैसे करना है वो भी आपको बता दिया। तो इसी मेथड का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक लास्ट चीज बची हुई है जो है एवरेज कंपैरिजंस, तो वो भी मैं बता देता हूँ अभी। इसमें एवरेज कंपैरिजंस कैसे निकालोगे, तो स्टार्ट करो वन बाय वन। सबसे पहले 11 को मैंने पहली बारी में रख दिया था, तो 11 को कितने कंपैरिजन लगे, एक ही लगा। 11 मॉड 10 किया, 1 आया आंसर, 1 पे ही डायरेक्टली रख दिया, तो बस एक कंपैरिजन। 33 मॉड 10 किया, आंसर 3 आया, तो डायरेक्टली पहले ही उसको जगह पे रख दिया, तो है 1 कंपैरिजन। फिर 20 की बारी, 20 मॉड 10 किया, 0 पे रख दिया, एक ही कंपैरिजन लगा इसको भी। फिर 88 को अगर हम करेंगे तो 88 मॉड 10 किया, 8 एक ही कंपैरिजन लगा, देखो। फिर आते हैं 79 के ऊपर, उसको भी एक ही कंपैरिजन लगा, क्योंकि 79 मॉड 10 9 हुआ था और मैंने 9 पे उसको रख दिया। इसकी जो हैश वैल्यू आती है, और ये नंबर अगर उस हैश वैल्यू पे प्रेजेंट है ना, तो डायरेक्टली आप कंपैरिजन 1 लिख सकते हो। अब 98 पे आ जाओ, यहां पे मेरे को 2 कंपैरिजंस लगे थे, 2 नहीं एक्चुअली, अब वो गिन के देखेंगे। क्यों? क्योंकि 8 पे आना था 98 को, ठीक है, लेकिन यहां पे तो 88 ऑलरेडी था, तो ये एक कंपैरिजन हुआ, यहां एक कंपैरिजन हुआ, फिर यहां 2 कंपैरिजन हो गए, फिर यहां पे 3 कंपैरिजन, यहां पे 4 कंपैरिजन, यहां पे जब पांचवें कंपैरिजन पे 98 को हमने रखा, तो यहां आपको लगे 5 कंपैरिजन। अब 68 के देखो, 68 को कितने कंपैरिजन लगे, गया डायरेक्टली इसके पास गया वो डायरेक्टली, तो एक कंपैरिजन। लेकिन अब देखिए इसमें कैसा है ना, चेन बनी हुई है, 2 पे जाना है, तो डायरेक्टली आप 2 पे जाते हो, 1 बाय 1 नहीं चेक करना पड़ता आपको, ये खाली है क्या, ये खाली है क्या, चेन को फॉलो करना है। तो देखो 88 पे डायरेक्टली सेकंड पे जाना है, तो एक सर्च यहां होता है और अगला सर्च अगले स्लॉट में नहीं होता, वो डायरेक्टली चेन वाले इंडेक्स वैल्यू पे होता है। तो देखो पहले मैं यहां सर्च करूंगा फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड कंपैरिजन मेरा डायरेक्टली यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि चेन वैसी है ना, 2 पे। अब यहां से मैं आगे आगे जाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, चेन बाद में बनाई ना हमने, जब हमको एग्जैक्ट वो कहां है पता चला। तो ये 3, ये 4, ये 5, हाँ फिफ्थ वैल्यू पे जो है ना आपको 68 मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 5 कंपैरिजन लगे, ठीक है। अब आते हैं 44 के को देखने, यही लिख देता हूँ साइड में। 44 को कितने कंपैरिजन लगे, 44 मॉड 10 किया 4, मतलब एक ही कंपैरिजन में काम हो गया। उसके बाद 66 का भी एक ही कंपैरिजन में काम हुआ, क्योंकि 66 मॉड 10 6 था। लास्ट वाला है 24, इसको कितने कंपैरिजन लगे वो देखते हैं। देखिए 24 है, तो 24 कहां जाएगा, सबसे पहले 24 मॉड 10 करोगे तो 4 पे ही जाएगा, तो यहां एक कंपैरिजन लगा, फिर यहां 2, यहां 3, यहां 4, और चौथे कंपैरिजन पे हमने 24 को रख दिया, तो इसको लगे 4 कंपैरिजन। तो ऐसा आप देख सकते हो, इनको सबको टोटल मारते हैं, 1 2 3 4 5 10 15 16 17 21, देखिए 17 प्लस 4 इज 21। तो एवरेज कंपैरिजन क्या आ गया आपका, एवरेज कंपैरिजन आ गया 21/10। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन अपॉन टेबल का साइज, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.1। तो इस तरीके से एवरेज कंपैरिजन भी निकालो, सारे कीज को भी अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है। अभी हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, विच इज हैश टेबल ओवरफ्लो। तो देखिए हैश टेबल ओवरफ्लो के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि आपके सारे बकेट्स भर चुके हैं, फिर भी आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, तो यहां पर ओवरफ्लो होता है। तो देखिए ओवरफ्लो में दोनों केसेस है, ओपन एड्रेसिंग में भी और क्लोज्ड एड्रेसिंग में भी। ओपन एड्रेसिंग में सारे जो भी हैश टेबल के अंदर एलिमेंट्स बकेट्स है वो ऑक्यूपाइड होते हैं, तो आप कुछ भी ऐड करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। और क्लोज्ड एड्रेसिंग के अंदर, मतलब ओपन हैशिंग के अंदर या सेपरेट चेनिंग के अंदर क्या होता है कि चेन्स आपके बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब जो भी लिंक लिस्ट है एक के बाद एक बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। मान लो कि ये 0 1 2 3 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 50,
ये बहुत आगे आगे जाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस करना भी बहुत हार्ड हो जाएगा। आपको कुछ सर्च करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो ये चीजें बहुत टफ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेमोरी एक्सीड हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी तो उसमें काफी रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी ऑपरेशंस करना है वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये दो केसेस है। यहाँ पे तो सीधा सीधा हैश टेबल ओवरफ्लो होता है, बट यहाँ पे भी हैश टेबल ओवरफ्लो के जैसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। कॉजेस क्या है इसके? कॉजेस है कि आप पुअर हैश फंक्शन ले रहे हो, पुअर हैश फंक्शन लेने से की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होगा, तो ओवरफ्लो होने के चांसेस है। हाई लोड फैक्टर, हाई लोड फैक्टर मतलब जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू एन अपॉन एम में एन आपका ग्रेटर देन एम हो जाता है। एन आपका ग्रेटर देन एम होना का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ज्यादा हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ बकेट्स से। तो ये चीज अगर हो रही है तो फिर लोड फैक्टर आपका बढ़ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू होगी ना। तो फिर इस केस में अल्फा बड़ा होगा, और अल्फा अगर बड़ा है तो फिर हैश टेबल ओवरफ्लो के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेबल साइज काफी छोटा है और आप ज्यादा एलिमेंट्स डालने की कोशिश कर रहे हो तो भी ओवरफ्लो होगा। ठीक है, तो ओवरफ्लो वाला उतना ही था। एक्सटेंडेबल हैशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें दोनों भी पेपर्स में एक्सटेंडेबल हैशिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और काफी सिंपल भी है, तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे। तो देखिए, एक डायनामिक हैशिंग मेथड है। डायनामिक हैशिंग मेथड इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि आप डेटा जितना चाहो उतना इंसर्ट कर सकते हो। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 10 इसका टेबल साइज है, 10 ही एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करना है। जैसी जरूरत है आप जो एक्सटेंडेबल हैशिंग का हैश टेबल होता है उसको आप बढ़ा सकते हो और फिर डेटा ऐड कर सकते हो उसमें। इसमें डायरेक्टरीज और बकेट्स होते हैं। जैसा हम पहले क्या कर रहे थे, की डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू से डाल रहे थे, इसमें अलग है, इसमें डायरेक्टरीज और बकेट्स होते हैं। देखिए, इसका हैश टेबल कैसा होता है एक्सटेंडेबल हैशिंग का? एक डायरेक्टरी होती है, ये जो है आपकी डायरेक्टरी, और वो डायरेक्टरी पॉइंट करती है बकेट्स को, और बकेट की कोई लोकल डेप्थ होती है, इसकी कुछ डेप्थ होती है। जैसा मान लो अगर दो हमको इसकी डेप्थ दी है तो आप इसमें बस दो एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, और ये जो एलिमेंट्स है ना उनके बाइनरी नंबर में स्टोर किए जाते हैं। जैसा मुझे 1 और 2 अगर स्टोर करना है तो 1 यहां से बन जाएगा 0 0 1, और ये हो जाएगा 0 1 0। तो मुझे ये दोनों को अगर स्टोर करना है इसके अंदर तो ये इस तरीके से स्टोर किए जाएंगे। और स्टार्टिंग में ये 0 होता है डायरेक्टरी का नाम, फिर इसको आप डबल कर सकते हो। अगर मुझे और एलिमेंट्स ऐड करना है तो मैं डायरेक्टरीज बढ़ा देता हूँ, और एक डायरेक्टरी कर दूंगा मैं यहाँ पे जिसका नंबर हो जाएगा 1। और इनके लेवल्स भी होते हैं, जैसा स्टार्टिंग में ये 0th लेवल पर होता है, फिर जैसा मैंने इसको स्प्लिट किया और बड़ा बनाया तो फिर ये 0 की जगह अब 1 हो गया, और इसकी वजह से ये भी 1 हो जाता है, और फिर ये भी बकेट बन गई यहाँ पे। अब मुझे और कुछ अगर उसमें नंबर डालना है तो मैं उसमें डाल सकता हूँ। तो ये हैश टेबल है समझो इसका, एक्सटेंडेबल हैशिंग का। इसकी क्या एबिलिटी है? डायरेक्टरी और हैश फंक्शन ये डायनामिकली मैनेज कर लेता है, जैसा आपको डेटा इंसर्ट करना है ये खुद बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो ये एक चीज इसमें है। अभी ना की कॉन्सेप्ट्स देखो। डायरेक्टरी, अभी तक आपने डायरेक्टरी वगैरह कुछ देखा ही नहीं है, बाकी के कोई भी हैशिंग मेथड्स में डायरेक्टरीज बकेट्स वाला कुछ काम था नहीं। बकेट्स तो थे, डायरेक्टरीज नहीं थी। तो देखिए, डायरेक्टरीज क्या करते हैं, दे स्टोर पॉइंटर्स टू बकेट्स। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी पॉइंट करती है बकेट को, और यहाँ पर उसका लेवल लिखा होता है, ये लेवल होता है, और ये जो है ये डायरेक्टरी होती है, और ये जो नीचे का है ये बकेट होती है। ये तीन चीजें हैं जो एक्सटेंडेबल हैशिंग में आप यूज करेंगे। साइज इसका डबल हो जाता है जब मुझे एलिमेंट्स डालने हैं, और तो इंस्टेंटली डबल इसका साइज हो जाएगा। हैश फंक्शन क्या करता है, लास्ट एन बिट के बेसिस पे उस पर डाला जाता है। मतलब अगर दो डायरेक्टरीज है हमारे, जैसा मैंने ये पिछले एग्जांपल में बताया, तो एक्चुअली 0 0 1 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 1। तो ये 0 0 1 इधर नहीं आता, ये 0 0 1 यहाँ पर जाता है। यहाँ पे बस 0 1 0 होता है क्योंकि 0 मैचेस दिस 0 एंड दिस 1 मैचेस दिस 1। तो ये चीज के बेसिस पर आप डायरेक्टरीज और बकेट्स बनाते हो। अभी बस समझ लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखोगे तो अच्छे से समझेगा। बकेट्स, मैंने वही एग्जांपल दिया, बकेट्स में आप डेटा एंट्री स्टोर करते हो, जो भी कीज है आप बकेट्स के अंदर रखते हो। हर बकेट का एक लोकल डेप्थ होता है, जैसा मैंने बताया अभी, उसका मान लो 2 लोकल डेप्थ था, तो 2 ही एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर कर पाओगे। अगर बकेट ओवरफ्लो होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है, और जो लोकल डेप्थ है उसका आप इंक्रीमेंट कर देते हो। ग्लोबल डेप्थ क्या है? ग्लोबल डेप्थ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बिट्स। जैसा देखो इसमें अभी फिलहाल इसका ग्लोबल डेप्थ क्या है, इसका ग्लोबल डेप्थ 1 ही है, क्योंकि आप एक एक ही बिट यूज कर रहे हो ना, ये एक बिट है बस।
सिर्फ एक बिट है। अगर मैं और डायरेक्टरीज बढ़ा देता हूँ स्प्लिट करके, जैसे यहाँ पे मैं और बढ़ा रहा हूँ 00 तो नहीं, ये खुद 00 हो जाएगा और ये 01 हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए भी 101 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे 11 बनाना पड़ेगा। ये दो डायरेक्टरीज के हमने 4 डायरेक्टरीज कर दिए, और जो बिट्स है यहाँ पे पहले कितने थे, एक ही थी, अब 2 बन गई, तो इसकी ग्लोबल डेप्थ अभी 2 हो गई। तो वही है ग्लोबल डेप्थ का, जब लोकल डेप्थ इक्वल हो जाती है ग्लोबल डेप्थ के, तो डायरेक्टरी का साइज जो है इंस्टेंटली वहां पर डबल हो जाता है, और ग्लोबल डेप्थ बढ़ भी जाती है। मतलब अब वो भी भर गए सारे, अगर 2 ग्लोबल डेप्थ वाले सारे बकेट्स भर गए तो ग्लोबल डेप्थ 3 हो जाएगी, फिर वो 4 के 8 बकेट्स बन जाएंगे ऐसा। तो ये वही है फिर से। अब ये देखो, ये एग्जांपल से आप समझ पाओगे। ये क्या है, ऊपर का पार्ट ये डायरेक्टरी है, ये लेवल्स है, लेवल मान लो या फिर लोकल डेप्थ बोलो, और ये जो है इसकी डेप्थ कितनी भी है, यहाँ पे 2 डेप्थ है, इसलिए 2 इसमें आप एलिमेंट्स डाल पाए हो और डेटा इसमें आप रख सकते हो। अभी एग्जाम्पल से हम सब कुछ समझेंगे। देखिए, अपने को इंसर्ट क्या करना है, इतने डिजिट्स, इतने कीज अपने को इंसर्ट करना है एक्सटेंडेबल हैशिंग का यूज करके, और डेप्थ कितनी दी हुई है बकेट की, 2 डेप्थ दी हुई है, मतलब आप सिर्फ 2 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो एक बकेट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा। डायरेक्टरी मेरी स्टार्टिंग में तो ये 0 रहेगी एक, फिर इसका पॉइंटर दूंगा मैं और लेवल रखूंगा 0। स्टार्टिंग में बस आपको इसी से शुरुआत करना है। फिर बकेट बना दो, बकेट की डेप्थ ऑलरेडी दी हुई है जो है 2, तो 2 है, मतलब मैं 2 नंबर स्टार्टिंग के डाल सकता हूँ, 1 और 4। तो 1 को मैं बाइनरी नंबर में अगर लिखूं तो यहाँ लिखा है, देखिए 001, और 4 है 100। तो अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा 001 और 100। स्टार्टिंग में अभी मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में, कि लास्ट डिजिट जो है वो मैच करना चाहिए इससे, लेकिन स्टार्टिंग में ना जब फर्स्ट बनाते हो आप डायरेक्टरी, तब आप 2 एलिमेंट्स कौन से भी डाल सकते हो, उसका लास्ट डिजिट मैटर नहीं करता, क्योंकि ये पहला ही है ना। बाद में जब आप स्प्लिट करते हो, क्योंकि अभी 1 है ही नहीं हमारे पास, तो 1 कैसे डालेंगे हम उसके अंदर, लेकिन जब हम स्प्लिट कर देंगे ना, तो 1 को हम इधर से वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के तौर पे इतना काम हो गया, 2 एलिमेंट्स हमने डाल दिए। अब हमको 5 डालना है, तो सबसे पहले आपको पता रहना पड़ेगा कि 5 को बाइनरी फॉर्म में आप कैसे लिखते हो। तो 5 को बाइनरी फॉर्म में हम लिखेंगे 101। तो अब 101 है, यहां डाल सकता हूं क्या मैं, नहीं, क्योंकि इसकी डेप्थ 2 ही है, तो मुझे डायरेक्टरी को अभी डबल कर देना पड़ेगा। तो डबल कैसे करूंगा मैं, देखिए 0 है ना अभी, तो यहाँ पे मैं और एक डायरेक्टरी बढ़ाऊंगा, और ये डायरेक्टरी ना इससे बनी है, स्प्लिट हुई है, इससे डबल हुई है, इसलिए ये जो 0 था पहले ये 1 होगा, और ये जो खुद 0 था पहले, इसको भी मैं अभी चेंज कर देता हूं, तो ये भी जो है 1 बन जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये पॉइंट कर रहा है नीचे वाले बकेट को, और ये 101 अब मैं यहां पर डाल दूंगा। तो 101 के पहले रुको, 101 डालने के पहले यहां भी तो 001 हमने पहले लिया था, ये इसको हटाएंगे हम यहां से। तो देखिए 001 वहां डाल रहा हूं मैं, और यहाँ पे रख रहा हूं बस 100। क्यों रख रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ये मैच होना चाहिए इसके साथ। तो अब जो ऑलरेडी 001 था वो यहाँ चले जाएगा 001, और फिर 5 का भी जो 101 है ना, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 101। तो देखो ये 1, ये दोनों मैच हो रहे हैं इसके साथ, तो इससे आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज कहां पर डालनी है। ओके, तो इतना हो गया। अब हम जाते हैं 7 के पास। अभी 7 को आप बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखोगे, 7 होता है 111। अब ये 111 यहाँ डाल सकते हो क्या आप, नहीं डाल सकते, क्योंकि 2 ही डेप्थ है ना इसकी, और 2 तो भर गए, तो आपको अभी और इसको जो है स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो अभी फिलहाल इसकी जो ग्लोबल डेप्थ है ना वो 1 है। ग्लोबल डेप्थ क्या है ये समझिए, ग्लोबल डेप्थ है कितने बिट्स डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है, अभी सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो इसकी जो ग्लोबल डेप्थ है वो फिलहाल है 1। लेकिन ये 0 का जब 0 हो जाएगा, ये 1 का 0 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे और 2 आएंगे जीरोस, 10 और 11, तो फिर ग्लोबल डेप्थ 2 होगी। तो वही अभी हम करने वाले हैं, ग्लोबल डेप्थ को इंक्रीमेंट। तो फिलहाल मान लो कि ये जो ग्लोबल डेप्थ है ये है 2। तो अभी क्या होगा, राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए अब हम डायरेक्टरीज बनाएंगे सबके। 0 जो था मैं उसको लिख रहा हूं 00, फिर दूसरी मेरी है 01, मतलब वही है 0 और 1 था ना। अब ये जो 01 है इसको स्प्लिट करके बना रहा हूं मैं दूसरे, इसको स्प्लिट नहीं किया मैंने। आप किसको स्प्लिट करते हो, जो भर चुका है, ये भरा ही नहीं था, ये तो वैसा ही था ना पहले, मतलब उसमें एक एलिमेंट ही था।
मतलब एक एलिमेंट के लिए अभी फिलहाल जगह है, इसलिए इसको स्प्लिट नहीं करेंगे हम, बस इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये 100 जैसा है वैसा मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे 100, और इसका लेवल क्या था 1 था, तो वो 1 ही रहेगा। लेकिन इसके बेसिस पर मैं और 2 बना रहा हूं, इसलिए इसका लेवल अभी बढ़ने वाला है, इसका लेवल 2 हो जाएगा अभी। और यहाँ पे जो 2 एलिमेंट्स थे वो तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ 001 और 101, 001 और 101। अभी यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया, और इनका जो लेवल होता है ना, जिससे वो बनते हैं, जिससे स्प्लिट होके आते हैं ना, उनके साथ लेवल मैच करता है। तो इसका भी 2 रहेगा और इसका भी 2 रहेगा। अच्छा, अभी इंसर्ट क्या करना है वो भी तो है, 7 हमको इंसर्ट करना है ना पहले, तो मैं ये नहीं बनाता हूँ अभी बस मैं डायरेक्टरी बना के रखता हूँ। अगर कुछ है नहीं तो बस डायरेक्टरी बना के रखिए, वो लेवल वगैरह मत दीजिए। तो ये इतना पार्ट हो गया। अभी मुझे 11 डालना था ना, 7 डालना था मुझे। 7 का क्या था 111 था, ये देखिए 7 को बाइनरी फॉर्म में कैसा लिखा हूं। अभी देखिए 2 बिट्स लिए है ना, तो आपको ये भी चेक करना है कि इनके 2 मैच हो रहे हैं ना। अभी इनसे पहले 1 बिट थी, इसलिए हम बस लास्ट का बिट मैच कर रहे थे। अभी देखो ये 11 है, इसलिए 11 के अंदर गया है। ये 00 है, इसलिए 00 में गया। अगर कुछ गलत है तो आपको उनको स्विच भी करना पड़ेगा वो हिसाब से। तो ये पार्ट भी याद रखिए। अभी हमने 7 तक डाल दिया, 7 के आगे कौन से डिजिट्स थे, 8 और 10 है अभी, तो 8 और 10 भी डालते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं 8 और 10। तो अभी 8 कैसा डालोगे आप, 8 है आपका बाइनरी फॉर्म में 1000। लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करो क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स है 00, तो ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा ये वाले बकेट में। सो दिस विल बी 1000। ये भी मैंने डाल दिया। अभी अगला क्या है, अगला है 10। तो 10 भी आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हो बाइनरी फॉर्म में, उसको लिखते हो आप 1010। तो ये 1010 है, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करो, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 10 है, तो ये जाएगा ये वाले डायरेक्टरी में। अब ये डायरेक्टरी किससे बनी है, किससे स्प्लिट हुई, इससे स्प्लिट हुई, इससे कोई स्प्लिट नहीं हुआ। ये ऑलरेडी इसमें जगह थी, जगह जब खत्म हो जाती है ना तो उससे स्प्लिट होकर नए लोग बनते हैं। इसमें जगह ऑलरेडी थी, इसलिए इससे कोई स्प्लिट नहीं हुआ, लेकिन इससे ये 2 लोग बने, तो ये मैं 2 यहां पर लिख रहा हूं। और फिर यहाँ पे मैं 1010 लिख दूंगा 10। देखिए यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। 1 4 5 7 8 10 जो भी बोला था हमने, एक्सटेंडेबल हैशिंग के थ्रू इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ऑलरेडी दोनों पेपर में पूछा है, तो शायद फिर से भी पूछा जाएगा, तो ये समझ लो। अभी हम बात करते हैं ना डिलीशन ऑपरेशन की। तो डिलीशन जब आपको करना है तो भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे करते हो आप डिलीशन। तो डिलीशन कुछ भी करना है, मान लो मुझे यहाँ पे 7 डिलीट कर देना है। अभी 7 को अगर यहाँ से मुझे डिलीट करना है, तो 7 मुझे पता रहना चाहिए पहले तो है क्या, ये 111 मेरा 7 है। तो अभी उसके अंदर बस अकेला वही है ना, तो मैं ये बकेट को ही डिलीट कर दूंगा, तो इतना पार्ट पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी मुझे मान लो 10 को डिलीट करना है, 10 को मुझे डिलीट कर देना है हैशिंग के, एक्सटेंडेबल हैशिंग के थ्रू। तो 10 मुझे पता ही ये है, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, बकेट को ही डिलीट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बस डायरेक्टरी बना के रखे हैं हमने, इसके अंदर बकेट्स है क्या, नहीं है, तो ये भी जो 2 है ना वो 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि उससे अभी बना ही नहीं है कुछ, बस आपने डायरेक्टरी बनाए, बकेट्स नहीं बने उससे, तो ये भी जैसा था वैसा ही हो गया। बस ये अभी खाली पड़े हैं क्योंकि हमने उनमें से डिलीट किया है। जब भी आप बकेट ऐड करोगे ना, तो इसका अगर पॉइंटर आप 2 लिख रहे हो तभी आप इसको 2 करोगे, नहीं तो फिलहाल तो आप उसको जैसा है वैसे ही छोड़ोगे। तो ये केस है, इंसर्शन भी हमने किया और मैंने आपको डिलीशन भी करके बताया। तो ऐसी कीज आपको दी जाएगी और इसी के थ्रू आपको एक्सटेंडेबल हैशिंग करना है। अब बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के हम सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि डायनामिक रिसाइजिंग है इसमें, कितना भी चाहो आप डेटा डाल सकते हो, डायनामिकली अलोकेट किया जाएगा वो, ऐसा नहीं कि पहले से रखना है आपको कुछ डेटा। स्टोरेज भी काफी एफिशिएंट है, अगर उसकी डेप्थ है तो 2 चीजें आप अच्छे से उसमें स्टोर कर सकते हो। स्केलेबिलिटी भी है, ग्रोज एंड श्रिंक्स एज नीडेड। बाइनरी ट्रीज के तरह इसको ये ग्रो और श्रिंक होता है, ऐसा कहा जाता है, बी ट्रीज से काफी सिमिलर है, तो वो भी उसकी एक स्केलेबिलिटी है। डायरेक्टरी ओवरहेड है, क्योंकि आपको नया डायरेक्टरी बनाना है, फिर वो डायरेक्टरी का लेवल मैनेज करो, तो ये कुछ चीजें हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही, अगर आप दूसरे हैश फंक्शंस वगैरह से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डिपेंडेंसी इसकी है हैश फंक्शन के ऊपर, बहुत सारी जगह पर डिसएडवांटेज में ये आपको दिखेगा कि जो है डिपेंडेंसी हैश फंक्शन पर है, डिपेंडेंसी टेबल के साइज पर है। तो ये चीजें आप याद रखो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लो ताकि एग्जाम में आप
न्यूमेरिकल या फिर जो भी पूछा जाता है इंसर्शन के लिए क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।